हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सुबह 9 बजे जुड़ते हैं जी के GS के लिए, और दोस्त शाम को 5 बजे मैथ के लिए। तो दोस्त, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जी के GS का प्रैक्टिस सेट 19 नंबर। दोस्त, इससे पहले हम 18 सेट कर चुके हैं दोस्त। आज 19 नंबर सेट है और एक 20 या 21 नंबर सेट जो होगा उसमें दोस्त लगभग लगभग हम प्राचीन हिस्ट्री के सारे प्रश्नों को कवर कर रहे होंगे, क्योंकि आप देखते हैं इसमें हिस्ट्री के लगभग 10 प्रश्न रहते हैं। तो जब हिस्ट्री फिनिश हो जाएगी तब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है, उनके प्रश्नों को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आज इसमें हम प्राचीन जो इतिहास है, प्राचीन हिस्ट्री है, उसके अंतिम कगार पे चल रहे हैं दोस्त। एक या दो सेट में वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। और आज का पहला प्रश्न है दोस्त, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें ना तो जंग लगती है और ना संक्षारित होता है। वह धातु से बनाया हुआ है। तो दोस्त, हालांकि ये प्रश्न हिस्ट्री का है, लेकिन ये प्रश्न केमिस्ट्री में भी हो सकता है ना? कैसे? दिल्ली का जो लोह स्तंभ है दोस्त, है ना, तो वो किसका बना है? तो आप कहें लोहे का बना है। अब लोहे का बना है तो दोस्त आप देखते हैं कि अगर लोहे को बाहर छोड़ दिया जाए तो उस पर जंग लग जाती है। लेकिन ये सोच रहे कितने वर्ष हो गए, जो लोहे स्तंभ है दोस्त, ये कब बना है? तो दोस्त ऐसे अशोक ने, सम्राट अशोक ने 300 BC में बनवाया था। 300 BC मतलब 300 ईसा पूर्व, और 2000 ये हो गई, लगभग 2300 वर्ष हो चुके हैं। तो दोस्त ऐसा क्या है कि इस लोहे स्तंभ में जंग नहीं लगती, है ना? सोचने वाली बात है। आप बाहर लोहे को छोड़ दीजिए, आप सरिया को डाल दीजिए, कोई भी लोहे का ऐसा पदार्थ आपके पास बाहर डाल दीजिए तो जंग लग जाएगी। तो दोस्त हुआ क्या था, ये बना कैसे, इसके बारे में देखो। जब जो लोहा लोहा था तो लोहे को गलाया गया, है ना? लोहे को पिघलाकर फास्फोरस तत्व मिलाया गया। मिलाया गया। तो दोस्त जब इसे बनाया गया तो पहले लोहे को पिघलाया गया, मतलब कच्चा लोहा किया गया। उसके बाद उसमें फास्फोरस तत्व मिलाया गया। तो दोस्त जब फास्फोरस तत्व मिलाया गया, इससे होता क्या है, इससे लोहा जो है, मतलब आयरन जो है, वो अपने बॉन्ड नहीं बना पाता, अपने बंध नहीं बना पाता। और जब आयरन मतलब लोहा अपने बंध नहीं बना पाता तो जंग लगने की प्रक्रिया हजारों वर्ष धीमी हो जाती है। क्या क्या हो जाती है दोस्त? यहाँ पे आप कहेंगे लोहे बंध नहीं बना पाता, है ना, बंध नहीं बना पाता। तो दोस्त जब फास्फोरस मिला दिया गया तो ये बंध नहीं बना पाएगा, मतलब बॉन्ड नहीं बना पाएगा ये, या फिर कहे कि ये रिएक्शन नहीं कर सकता, अभिक्रिया नहीं कर सकता। तो दोस्त जब फास्फोरस मिला देंगे तो जो इसके जंग लगने की प्रक्रिया वो हजारों वर्ष धीमी हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थान पर है। तो दोस्त महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? तो आप बताएंगे महाबोधि मंदिर जहां पे महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्त कहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आप बताएंगे बोध गया में। तो बोध गया कहां पे? बिहार में। तो दोस्त बिहार में कौन सा मंदिर है? महाबोधि मंदिर है, जो उस स्थान पे है जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब जहां पीपल का वृक्ष था वहां पे है। ठीक है दोस्त, इसको बनवाया किसने था? तो इसको भी अशोक ने बनवाया था। कब दोस्त? अशोक ने बनवाया, सम्राट अशोक ने। और दोस्त कब? ये भी 300 BC में, है ना, 300 BC में बनवाया था। ठीक है दोस्त, उसके बाद अगला ऑप्शन है तमिलनाडु। तो दोस्त तमिलनाडु में कौन कौन से मंदिर है? तो तमिलनाडु में एक तो आपका मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। दोस्त जो मीनाक्षी मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है, और देवी पार्वती को।
कैसे समर्पित है? मीनाक्षी मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को, ठीक है। उसके बाद दोस्त मीनाक्षी हो गया। मीनाक्षी के बाद महामल्लपुरम मंदिर, और दोस्त गोल्डन टेम्पल, गोल्डन मंदिर या गोल्डन टेम्पल। उसके बाद दोस्त यहाँ पे एक और है, गोल्डन टेम्पल हो गया, रंगनाथ स्वामी मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर। अगला दोस्त नल्लई मंदिर, नल्लई मंदिर, ठीक है। एक बृहदेश्वर मंदिर, तो दोस्त ये कहाँ के मंदिर है? आप कहेंगे ये सारे तमिलनाडु के मंदिर है, ठीक है दोस्त। दिल्ली में आपको पता है, दिल्ली में कौन सा है? कमल मंदिर, जैसे लोटस टेम्पल कहते हैं, कमल मंदिर। दोस्त कर्नाटक में पट्टादकल, पट्टादकल के मंदिर। तो दोस्त ये कुछ दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर है, ठीक है दोस्त। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो दोस्त कौन सी गुफाओं की खोज की गई, मतलब खुदाई की गई थी? तो अजंता, एलोरा, कन्हेरी या खंडगिरी? तो दोस्त खंडगिरी की गुफाओं की खुदाई किसने की थी? राजा खारवेल ने। अच्छा, तो कैसे याद रखेंगे हम इसे? तो दोस्त राजा खारवेल, आपने पढ़ा होगा कलिंग, कलिंग कलिंग में हुआ था राजा खारवेल। और दोस्त कलिंग का ही अब वर्तमान में नाम क्या है? उड़ीसा। क्या नाम दोस्त? उड़ीसा। और आपको कल बताया था कि खंडगिरी और उदयगिरी, खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पे दोस्त? उड़ीसा में, ठीक है। तो खंडगिरी की जो गुफाएं है दोस्त, इसमें 15 गुफाएं हैं। कितनी? 15 गुफाएं हैं। और ये जैन और बौद्ध दोनों से संबंधित है। दोनों से संबंधित है दोस्त। इनकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई तो आप कहेंगे 118 मीटर। कितनी? 118 मीटर इनकी ऊंचाई है, ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न, सूर्य मंदिर कहां पर है? तो दोस्त सूर्य मंदिर तिरुवनंतपुरम, द्वारका, विशाखापट्टनम या महाबलीपुरम? तो दोस्त सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ पे? महाबलीपुरम में है। और ये महाबलीपुरम कहाँ पे दोस्त? आप कहेंगे तमिलनाडु में। अभी आपको पता है महाबलीपुरम या महाबलीपुरम एक ही बात है ना, तमिलनाडु, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, तंत्र का योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो दोस्त तंत्र का योगिनी, आपने सुना होगा 64 योगिनी मंदिर। कौन सा दोस्त? 64 योगिनी मंदिर। तो दोस्त जो 64 योगिनी मंदिर है, तो इनकी आज भारत में ये कुल 4 है। भारत में कुल कितने हैं? 4 है। इनमें से जो तंत्र का योगिनी मंदिर है दोस्त, ये उड़ीसा में है। कहाँ पे दोस्त? उड़ीसा में। उड़ीसा में एक तो तंत्र का योगिनी मंदिर है, या यूं कहें कि उड़ीसा में कुल 2 है, और 2 मध्य प्रदेश में, 2 ही मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्त। भारत में आज 64 योगिनी मंदिरों में से कुल कितने हैं दोस्त? 4 भारत में है, एक तो उड़ीसा में है, 2 उड़ीसा में और 2 मध्य प्रदेश में। इसका मूल स्थान कहाँ माना जाता है दोस्त? आप कहें उड़ीसा में इसका मूल स्थान माना जाता है, ठीक है। बिहार, राजस्थान और आगे दोस्त है श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो श्रवण बेलगोला दोस्त कहाँ पे स्थित है? श्रवण बेलगोला उड़ीसा में, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो दोस्त श्रवण बेलगोला कर्नाटक के मैसूर में, कर्नाटक का एक जिला है मैसूर, के मैसूर में है दोस्त। श्रवण बेलगोला प्रसिद्ध क्यों है? तो ऐसा कहा जाता है कि श्रवण बेलगोला जब वो मौर्य शासन चल रहा था, कौन? मौर्य काल, मौर्य काल के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, कौन दोस्त? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनके समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। कितने वर्ष का दोस्त? 12 साल का अकाल पड़ा। और जब 12 साल का अकाल पड़ा, तो अंतिम समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने जैन धर्म अपना लिया, और ये सब कुछ राजपाट सब कुछ छोड़ करके श्रवण बेलगोला चले जाते हैं। और श्रवण बेलगोला में
संथारा की विधि से, संथारा विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं या फिर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य वहां पे गए थे और इन्होंने संथारा संथारा विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। तो संथारा को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे संलेखना विधि नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपना पहले भोजन छोड़ता है, फिर पानी छोड़ता है और धीरे धीरे अन्न और जल का त्याग कर देता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसमें होता क्या है, जो संथारा विधि जो होती है उसमें दोस्त जो लोग संथारा करते हैं उनके मुंह पर पट्टियां बांध दी जाती हैं, सफेद पट्टियां, जिससे कि वो ना कुछ खा पाए ना पी पाए। और इस समय जब संथारा करते हैं तो दोस्त अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है तो आप उसका भी प्रायश्चित करते हैं, और अगर आपको किसने दुख पहुंचाया है तो आप उसको भी माफ करते हैं। मतलब ये सारी जो यहाँ पे कष्ट हुआ है, जितना भी जो कुछ हुआ है, उन सबका प्रायश्चित करके क्या करते हैं दोस्त। तो दोस्त थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बेंस हुआ, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो हम ये बता रहे थे जो संथारा है दोस्त, उसमें क्या करते हैं, जो संथारा करते हैं उनमें दोस्त वो व्यक्ति अपने इस जन्म के जितने भी सुख दुख होते हैं उन सबको याद करता है, और दोस्त जिसने भी दुख पहुंचाया या जिसको दुख पहुंचाया है उन सबका प्रायश्चित करता है और उन्हें माफ करता है। उसके बाद अन्य जल का त्याग करने के बाद वो अपने आसानी से खुशी खुशी, ये कोई जबरन नहीं करवा सकता दोस्त, खुशी खुशी अपने प्राणों को त्यागता है, तो इसी को मोक्ष कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये श्रवणबेलगोला कहाँ पे, कर्नाटक के मैसूर में है। ठीक है दोस्त, अगला है वह ऐतिहासिक जगह चुने जहां ग्वालियर मध्य प्रदेश में, जो ग्वालियर या मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले ऑप्शन है जयविलास महल। तो दोस्त सबसे पहले इसी का एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। जयविलास महल, तो दोस्त जो जयविलास महल है ये वर्तमान में जो सिंधिया परिवार है, सिंधिया परिवार, सिंधिया राज परिवार का निवास स्थान, सिंधिया राज परिवार का निवास स्थान है। ठीक है दोस्त, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि ये दोस्त ग्वालियर के फूलबाग में है। कहाँ पे, फूलबाग में है। ठीक है, और दोस्त तेली का मंदिर ये ग्वालियर किला में है। कहाँ है, ग्वालियर किला में। तो दोस्त ये तीनों तो कहाँ हो गए, ये तीनों ग्वालियर में हो गए। अब बचा कौन सा, अब आपके पास बच गया गोलकुंडा। तो दोस्त गोलकुंडा कहाँ है, तो आप इसे कहेंगे गोलकुंडा वर्तमान में हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना से 14 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। ठीक है दोस्त, तो कहां बताएं गोलकुंडा कहां पे दोस्त, वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित जंतर मंत्र का निर्माण महाराजा ने करवाया था। तो दोस्त वो कौन से महाराजा थे जिन्होंने जंतर मंत्र का निर्माण करवाया, तो जयपुर के जयसिंह प्रथम, जयपुर के जयसिंह द्वितीय, राम सिंह प्रथम, बिशन सिंह। तो दोस्त दिल्ली का जो जंतर मंत्र है ये जयसिंह के राजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। दोस्त जो जंतर मंत्र है ये खगोलीय वेधशाला है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया कि जंतर मंत्र क्या है, तो आप बताएंगे कि ये खगोलीय वेधशाला है ना। जंतर मंत्र क्या है दोस्त, आप कहेंगे खगोलीय वेधशाला। दोस्त जो दिल्ली का जंतर मंतर है इसमें एक यंत्र है, इसका नाम सम्राट यंत्र है, सम्राट यंत्र। ठीक है दोस्त, जो सम्राट यंत्र है वो आज भी है, और दोस्त ग्रहों की गति को और समय की गणना करने के लिए इसे रखा गया। ठीक है दोस्त, अच्छा जो जंतर मंत्र है, जंतर मंत्र कुल कितने स्थानों पर है, तो दोस्त राजा जयसिंह या इन्हें सवाई जयसिंह बोलते हैं, तो इन्होंने 5 स्थान पर बनवाए थे। कितने, 5 स्थान पर। तो इसमें पहला तो आपने देख लिया दिल्ली में, दिल्ली के बाद दोस्त दूसरा मथुरा में आ जाइए,
मथुरा, मथुरा के बाद तीसरा दोस्त कन्नौज, चौथा दोस्त वाराणसी। तो दोस्त ये यूपी में हो गया, ये दिल्ली में हो गया, और एक बच गया आपका वो जयपुर में है। कहाँ पे दोस्त? जयपुर में। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है ग्रुप डी में कि राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कितने स्थानों पर करवाया? तो आप बताएं। 5 स्थानों पर, दिल्ली, मथुरा, कन्नौज, वाराणसी और जयपुर। आगे ये भी पूछा जा सकता है कि किस स्थान पर नहीं करवाया, तो आपको ये 5 याद होंगे, तो 3 इनमें से दिए होंगे, एक कोई अलग दिया होगा। ठीक है दोस्त। तो जंतर मंतर राजा जयसिंह ने करवाया। और दोस्त ये खगोलीय वेधशाला है, यहाँ पे यंत्र रखे जाते थे और उनसे जो ग्रह उपग्रह उनकी परिकल्पना या उनकी गणना की जाती थी। अगला, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो दोस्त चित्तौड़गढ़ चौहान वंश, सिसोदिया वंश, खाड़ा या राठौड़। तो दोस्त चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी, सिसोदिया वंश। और दोस्त सिसोदिया वंश, इसके संस्थापक कौन थे? आप कहेंगे दोस्त इनके संस्थापक राणा हमीर, राणा हमीर देव। कौन थे दोस्त? राणा हमीर देव इसके संस्थापक थे। ठीक है। इन्हीं के परिवार में आप जब आगे बढ़ेंगे तो राणा कुंभा, है ना, राणा सांगा, राणा उदयवीर सिंह और महाराणा प्रताप, है ना, तो इन्हीं के परिवार के थे। ठीक है दोस्त। इनके परिवार में एक जो हुए थे, इनके वंश में जो हुए थे, एक राणा कुंभा, राणा कुंभा। राणा कुंभा ने दोस्त एक विजय स्तंभ बनवाया था, विजय स्तंभ। ठीक है। तो किसने बनवाया था दोस्त विजय स्तंभ? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। कहां पे? ये भी चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। ठीक है। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से थे? तो दोस्त राजा भोज परमार वंश थे। किससे दोस्त? परमार वंश। परमार वंश जो था दोस्त, तो परमार वंश के ये शासक थे और इनकी जो इनके संस्थापक, इसका जो दोस्त संस्थापक की बात करें तो संस्थापक राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है। ठीक है दोस्त। और अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो दोस्त नरसिंह वर्मन है। कौन? नरसिंह वर्मन इनके इसके वास्तविक संस्थापक। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो दोस्त समाजवाद किससे लिया गया है? फ्रेंच क्रांति से दोस्त क्या लिया गया? ये मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, फ्रेंच क्रांति से क्या लिया गया? जर्मनी से क्या लिया गया? ये तो दोस्त बता दिया आपको, आपातकाल, है ना। अमेरिका की क्रांति से बहुत कुछ बताया था, है ना। तो फ्रेंच क्रांति से ये आपसे प्रश्न रहेगा क्योंकि इसका मैं बता चुका हूं। समाजवाद दोस्त कहां से लिया गया? तो आप कहेंगे रशियन क्रांति से, रूस की क्रांति से लिया गया है दोस्त। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन, संशोधन। तो दोस्त 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आप कहें 1976 में। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। वो दोस्त 3 शब्द कौन कौन से थे? एक तो था समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, और दोस्त तीसरा था अखंडता। तो दोस्त 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1976 में। इसमें जो प्रस्तावना है ना, इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। दोस्त समाजवाद, पंथ निरपेक्ष सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो दोस्त पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि कोई भी एक धर्म का समर्थन न करना, मतलब यहाँ पे पंथ निरपेक्ष सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो ऐसा किसमें जोड़ा गया था दोस्त? प्रस्तावना में जोड़ा गया।
तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना? तो दोस्त तेलंगाना राज्य जो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्त तेलंगाना कैसे अलग होकर बना? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश से होकर बना। और दोस्त जब ये बना था तब ये बनने वाला 29वां राज्य था। कौन सा? 29वां राज्य बना उस समय। तो दोस्त ये कब बना था? तो आप कहेंगे 2 जून 2014 को। कब? 2014 को बना। ठीक है दोस्त, 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ और तेलंगाना बना। तो दोस्त 29वां राज्य बना। अच्छा, ये बना किस आधार पे? तो जो तेलंगाना है इसका अर्थ ही होता है तेलुगु भाषी। तो जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उनको लेकर के ये तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। ठीक है दोस्त, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। निम्न में से को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्त बुध के बारे में हम लोग पढ़ चुके है ना, शुक्र के बारे में पढ़ चुके। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के बारे में पढ़ चुके, पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। तो दोस्तों अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा? मंगल ग्रह, है ना। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो दोस्त मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा सा जानेंगे ना। मंगल ग्रह, दोस्त मंगल ग्रह सबसे पहले ये देखा जाए कि सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा है ना, सूर्य से दूरी के क्रम में फोर्थ ग्रह। ठीक, सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में। कितने दिन में दोस्त? 687 दिन में। इसके 2 उपग्रह हैं दोस्त। कौन कौन से 2 हैं? तो आप कहेंगे एक डीमोस और एक फोबोस। ठीक है दोस्त, 2 हैं। इसमें भी एक विशेषता है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। तो दोस्त सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। किसका है? सौरमंडल का। और ये डीमोस किसका उपग्रह है दोस्त? मंगल ग्रह का। ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा है, सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में, 2 उपग्रह है दोस्त। ऐसा को लाल ग्रह कहते हैं। तो लाल ग्रह कहने का कारण क्या है? तो दोस्त लाल ग्रह कहने का कारण है आयरन ऑक्साइड की अधिकता। आयरन ऑक्साइड की अधिकता। ठीक है दोस्त, तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे क्या कहते हैं दोस्त? लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो दोस्त ये मंगल ग्रह हो गया। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? तो दोस्त गैनीमीड किसका है? बुध का कोई है नहीं, शुक्र का कोई है नहीं, है ना। अब आपके पास ऑप्शन बचे 2, एक बृहस्पति और एक शनि। तो दोस्त बृहस्पति का है, इसका नाम क्या है? गैनीमीड। इसका नाम क्या है दोस्त? गैनीमीड हो जाएगा। ठीक है, दोस्त जो गैनीमीड है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा। तो दोस्त अगर सौरमंडल का सबसे बड़ा है तो फिर किसका? बृहस्पति का भी सबसे बड़ा हो जाएगा ना। तो अभी आपने पढ़ा सबसे छोटा डीमोस और सबसे बड़ा गैनीमीड। दोस्त बृहस्पति के बारे में और कुछ थोड़ा पढ़ते हैं। तो बृहस्पति दोस्त सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। दूसरा दोस्त सूर्य से दूरी के क्रम में पांचवा, 5th प्लेस रखता है दोस्त। अगर रंग की बात की जाए तो नारंगी रंग और सफेद धारियां। ठीक है दोस्त, इसके उपग्रह बहुत सारे उपग्रह हैं। इसमें से एक यूरोपा,
यूरोपा, गैनीमेड आपके सामने हो ही गया, गैनीमेड। एक दोस्त आओ, है ना, आयु, ठीक है दोस्त। तो ये सभी किसके उपग्रह, ये दोस्त बृहस्पति उपग्रह हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका नारंगी रंग सफेद धातुओं के साथ है, ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जा रहा है? तो दोस्त भगवान पद्म संभव के सम्मान में हॉर्नबिल, सागादावा, गणगौर, हॉर्नबिल, सागादावा, गणगौर या हेमिस। तो दोस्त कौन सा मनाया जाता है? तो सबसे पहले हॉर्नबिल को समझेंगे। हॉर्नबिल दोस्त मनाया जाता है नागालैंड, नागालैंड। दोस्त याद कैसे करेंगे? नाग कहाँ रहता है दोस्त? आप कहेंगे बिल में रहता है। नाग कहाँ रहता है? बिल में रहता है। नाग के क्या हॉर्न होते हैं? हॉर्न मतलब सींग। नाग के सींग होते हैं क्या? आप कहेंगे नहीं। लेकिन नाग कहाँ रहता है दोस्त? बिल में रहता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। अच्छा दोस्त, जो हॉर्नबिल है ये मनाया कब से कब तक जाता है? तो ये 1 से 10 दिसंबर तक, 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, ठीक है दोस्त। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच। अच्छा, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच क्यों मनाया जाता है? तो दोस्त नागालैंड की स्थापना स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई। दोस्त अब 1 दिसंबर 1963 को अगर स्थापना हुई तो क्या उसी दिन से मनाया जाता है? तो कहेंगे आप उस दिन से नहीं मनाया जाता। ये कब से मनाया जाता है? 2000 से मनाया जाता है। कब से दोस्त? दोस्त इसे मनाता कौन है? तो आप कहेंगे इसे नागा जाति, नागा जनजाति के लोग। तो दोस्त इसको नागालैंड सरकार ने शुरू किया था क्योंकि जो नागा जनजाति है उसके आपस में विचार में है, वो आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। त्योहारों का मतलब क्या है? एक दूसरे से मिलना जुलना। तो नागा जाति के जो भी लोग हैं वो आपस में मिलजुल करके रहे। और दोस्त इनकी जो संस्कृति है वो विश्व तक पहचानी जाए, है ना, विश्व विख्यात हो इसलिए, ठीक है दोस्त। और जो दोस्त हॉर्नबिल नाम दिया गया है, तो एक चिड़िया है हॉर्नबिल, है ना, हॉर्नबिल चिड़िया के नाम पर। चिड़िया के नाम पर नाम पड़ा। तो दोस्त हॉर्नबिल चिड़िया के नाम पर नाम पड़ा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो नागा जनजाति के लोग हैं ये हॉर्नबिल चिड़िया को सबसे पवित्र मानते हैं, ठीक है दोस्त। ये तो हो गया हॉर्नबिल। अच्छा, सागा दावा। सागा दावा दोस्त मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। सिक्किम में कौन मनाता है दोस्त? इसे बौद्ध लोग मनाते हैं, ठीक है, सागा दावा को। गणगौर दोस्त ये राजस्थान में मनाया जाता है, राजस्थान। मुख्य रूप से तो राजस्थान में दोस्त, वैसे ये एमपी में भी मनाया जाता है, गुजरात में भी मनाया जाता है ना। अब बचा आपके पास हेमिस। तो दोस्त जो हेमिस त्योहार है ये भगवान पद्म संभव के लिए मनाया जाता है और ये लद्दाख में मनाया जाता है। कौन दोस्त? लद्दाख। लद्दाख में मनाया जाता है। कौन सा दोस्त? हेमिस, ठीक है। चले आगे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जश्न ए रेख्ता क्या है? तो दोस्त जश्न ए रेख्ता क्या है? विभिन्न भारतीय नृत्य रूपों का जश्न मनाने के लिए वार्षिक नृत्य समारोह। और उसके बाद संत कबीरदास की यादगार। नहीं दोस्त, संत कबीरदास की यादगार भी नहीं है। फसल कटाई के मौसम में दोस्त, फसल कटाई के तो बहुत सारे उत्सव बता दिए। उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव है और ये दोस्त कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित होता है, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित होता है। और दोस्त इसका जो आयोजन है रेख्ता फाउंडेशन करता है, रेख्ता फाउंडेशन। रेख्ता फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन होता है, ठीक है दोस्त। और अगला प्रश्न है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्त एक सॉफ्ट की आवर्तन गति किससे नापते हैं? तो दोस्त स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं? वाहनों की गति, वाहनों की गति, है ना, वाहनों का वेग। टैगोमीटर से दोस्त सॉफ्ट की आवर्तन गति मापते हैं। एनीमोमीटर पवन का वेग, पवन का वेग या फिर वायु का वेग, है ना दोस्त, पवन का वेग। और क्रोनोमीटर दोस्त ये ऐसे मापते हैं जो जलयान है ना,
समुद्री जहाज है, और उनमें सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, किसको मापने के लिए स्टेलाग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्त पृष्ठ तनाव को मापने के लिए इसका यूज करते हैं। दोस्त पृष्ठ तनाव क्या है? आप देखते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आकार छोटे से छोटा आकार लेना चाहती है। जैसे देखिए दोस्त, ये एक कागज है ना, ये एक कागज है और ये अपना सबसे छोटा आकार कितना ले सकता है? तो आप कहेंगे इस तरह से आप इसे इकट्ठा कर दीजिए, है ना। इससे ज्यादा तो इसका कोई छोटा आकार नहीं हो सकता ना। ये हो गया आपका, इससे ज्यादा और हो सकता है, मतलब जितना भी छोटा हो सकता है, यही पृष्ठ तनाव है। ठीक है दोस्त, पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी वस्तु अपना आपका आकार जो है गोल बनाती है। तो जैसे वर्षा की बूंदें, है ना, वर्षा की बूंदों का गोल होना, तो दोस्त ये किसका कारण है? आप कहें पृष्ठ तनाव का कारण। अच्छा, ये करता कैसे? तो दोस्त जो ऊपरी सतह होती है उस पर किसी भी द्रव की जो बूंदा होती हैं उनको छोटे छोटे रूप में मापता है और उसके बाद उनकी संख्या बताता है। उसी तरह से सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव माप लिया जाता है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ये ठीक है दोस्त, इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.20222 गुणा 10⁻20 परमाणु तो दोस्त नहीं, 10⁻20 नहीं होते। यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। ये भी ठीक है। इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं दोस्त। ये भी ठीक है। तो कौन सा सही है? ए सी डी, ए सी डी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्त जो मोल होता है, मोल, तो मोल की संकल्पना सबसे पहले किसने दी? तो दोस्त जो मोल की संकल्पना दी थी, तो अगला प्रश्न आपके पास आएगा। ठीक है, इसलिए अभी नहीं बता रहे दोस्त। मोल की परिभाषा समझिए केवल। तो मोल की परिभाषा क्या है? किसी भी पदार्थ के जो आयन है, किसी भी पदार्थ की आयन, अणु, या फिर दोस्त कहे परमाणु, किसी भी आयन के अणु, परमाणु या आयन, इनका जो भार होगा वो कार्बन 12 के भार के बराबर होगा। ये क्या है दोस्त? मोल की परिभाषा। ठीक है, रसायन शास्त्र में कण मोल शब्द का परिचय किसने किया? यही तो सवाल था दोस्त। मोल शब्द का परिचय किसने दिया? लेवोइजियर। तो लेवोइजियर ने क्या दिया दोस्त? ये रसायन शास्त्र जनक है, इन्होंने क्या दिया था दोस्त? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एवोगाड्रो ने एवोगाड्रो संख्या दी। ठीक है, जॉन डाल्टन ने दोस्त जो अपना डाल्टन सिद्धांत दिया है ना, जिसमें इन्होंने बताया कि परमाणु सबसे छोटा है, अविभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, बहुत सारी इन्होंने बताई। ठीक है, तो अब कौन बच गया आपके पास? विलियम ओस्टवाल्ड। तो विलियम ओस्टवाल्ड ने दोस्त आपको दिया था मोल शब्द। ठीक है, मोल शब्द। जो दोस्त विलियम ओस्टवाल्ड है, ये जर्मन रसायनज्ञ हैं, जर्मन रसायन शास्त्री हैं। तो इन्हें नोबेल मिला था, इन्हें नोबेल भी मिला था। ठीक है दोस्त, देख लो, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्त। अच्छा, जो मोल है ना, ये अब तक क्या था? एक परिभाषा थी, लेकिन ऐसे 1967 में इसे इकाई बना लिया गया। इकाई मतलब मात्रक बना दिया गया है ना। तो दोस्त मोल पहले से मात्रक नहीं था। ठीक है, मोल कब से बना? 1967 में इसे मात्रक घोषित किया गया। ठीक है, अगला, पादप कोशिका में मौजूद की मात्रा संचालन कोशिका बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो दोस्त पादप कोशिका में मौजूद जल की मात्रा जो होती है वो संचालन में, किसमें दोस्त? संचालन में, संचालन को सुगम बना देती है ना। संचालन मतलब जो पदार्थ होते हैं उनके आवागमन में कोई बाधा न उत्पन्न हो। अगला, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? तो दोस्त कोशिका भित्ति, आप ये बताइए, आपका घर है, आपका मकान है, और आपके मकान में जो भित्ति है, मतलब भित्ति का मतलब समझते हैं? दीवार। आप अपने घर में दीवार क्यों लगाते हैं? तो आप कहेंगे चोरों से सुरक्षा मिले, डाकुओं से सुरक्षा मिले, बाहरी किसी भी अनजान व्यक्ति से सुरक्षा मिले, है ना। तो वही पौधों में है। पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है दोस्त, वो क्या पर्यावरणीय कारक है जो उन पर अटैक करते रहते हैं, उनसे रक्षा करने के लिए कोशिका भित्ति बनाई जाती है। ठीक है दोस्त, समझ गए। उसके बाद, क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती है? ऐसा नहीं है। क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती? ऐसा भी नहीं है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए
इसकी आवश्यकता नहीं होती, ये भी नहीं है, ठीक है दोस्त। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाता है, पादप कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों नहीं होती, मतलब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता क्यों नहीं होती। तो इसका कारण यही है कि जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें मृत कोशिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्या दोस्त, मृत कोशिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो दोस्त पहली पीढ़ी का कंप्यूटर स्टार 1000, एटलस, अबेकस, सी, ठीक है दोस्त, सी। दोस्त ये एनवीएस ने बनाया था, किसने, एनवीएस कंपनी ने। और कब बनाया दोस्त, 1950 में एनवीएस कंपनी ने बनाया था, कौन सा, सी। और ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है ना। अगला, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से है। तो दोस्त बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, तो दोस्त हॉटस्पॉट कितने होते हैं, कमेंट में बताइए जरूर, क्योंकि मेरा प्रश्न आपसे यही होगा, हॉटस्पॉट कितने, क्योंकि हॉटस्पॉट के बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो दोस्त हॉटस्पॉट एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हैं। कैसे स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कहीं और नहीं हो, उनके उसके बाद भी उन पर संकट के बादल छाए रहते हैं। मतलब यह है वो संकटग्रस्त रहती हैं, कभी भी नष्ट हो सकती हैं। तो ऐसी प्रजातियां या ऐसे स्थान इन्हें हम संवेदनशील क्षेत्र या फिर हॉटस्पॉट कहते हैं, ठीक है दोस्त। तो भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट है, तो 4 हॉटस्पॉट है ना। तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता क्या है, स्थानीय फूलों के पौधे और उनमें जुड़े खतरे, वनस्पतियों और जीव की व्यवस्था, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। कौन सी दोस्त, विलुप्तता की स्थिति है ना, जो हाल फिलहाल में विलुप्त होने के कगार पर है ना। और इसको विलुप्तता की स्थिति वाली जो प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की या झाड़ियों की या जीव जंतुओं की, इसे किसमें नोट किया जाता है। तो दोस्त इसे रेड डाटा बुक में, है ना, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में इसे सबको नोट किया जाता है, जो भी विलुप्त प्राय चीजें होती है, ठीक है दोस्त, समझ गए। अच्छा, एक बार फिर से देख लीजिए हॉटस्पॉट कितने हैं दोस्त, 4 है। एक तो पश्चिमी घाट, दूसरा हो जाएगा दोस्त इंडो बर्मा, क्षेत्र। तीसरा हो जाएगा हिमालयी क्षेत्र। और दोस्त चौथा हो जाएगा सुंडालैंड, ठीक है दोस्त। ये 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है, आप यहाँ देखिए। दोस्त ये इंडिया है ना। तो एक तो ये म्यांमार वाला क्षेत्र है, कौन सा दोस्त, ये म्यांमार वाला क्षेत्र है ना। तो एक तो यहाँ हो गया इंडो बर्मा, इससे म्यांमार, आज वर्तमान में नाम इसका म्यांमार है ना, पहले बर्मा नाम हुआ करता था। और दोस्त यहाँ से आप देखिए हिमालय कुछ इस तरह से फैला हुआ है ना, इस तरह से। तो ये कौन सा हो गया दोस्त, हिमालयी क्षेत्र हो गया, हिमालयी क्षेत्र। और दोस्त सुंडालैंड कहाँ पे, यहाँ पे सुंडालैंड है ना, सुंडालैंड। और दोस्त ये जो पश्चिमी घाट है और इसके साथ पूर्वी घाट, तो पश्चिमी घाट का हिस्सा ज्यादा है इसलिए पश्चिमी घाट कहते हैं, लेकिन इसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आ जाते हैं, ठीक है दोस्त, पश्चिमी एंड पूर्वी घाट। तो दोस्त इसमें दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख लीजिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो ये 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र यहाँ पे है, ठीक है दोस्त, भारत में। आगे है सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व, जो जैव विविधता संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, कहाँ स्थित है। तो दोस्त राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो दोस्त सिमलीपाल कहाँ है, आप कहेंगे सिमली, देखो दोस्त याद कराते हैं आपको, सिमलीपाल, नंदनकानन और भितरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकानन और भितरकनिका, आप ऐसे लिखिए सिमलीपाल, दूसरा नंदनकानन और भितरकनिका। तो दोस्त इन तीनों को एक बार याद करेंगे, ठीक है। सिमलीपाल उड़ीसा की बात है ना, उड़ीसा में है ये। तो दोस्त एक नंद है, नंद, वो एक सिम लेकर के आई, क्या लेकर आई दोस्त, सिम।
और वो कानो कान मतलब नंद जो है वो कानो कान बात करती है, नंद कानो कान बात करती है, सिम लेके आई है और वो भीतर ही भीतर बात करती है, लगता है वो कहीं ना कहीं उड़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से याद करना। तो कहाँ पे दोस्त, ये उड़ीसा में है। और ये थे आज के 25 प्रश्न दोस्त, यहाँ पे खत्म होता है आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्त कैसा लगा प्रैक्टिस सेट आज का, एक बार जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। दोस्त अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्त अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको कराई जाएगी एनटीपीसी और ग्रुप डी की संपूर्ण तैयारी। तो दोस्त जुड़े रहिए MLID स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।